नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं लोअर पीसीएस का जो पेपर 23 अगस्त का है उसकी आंसर की। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कमेंट कर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए अगर आपने पेपर दिया है तो। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र यानी कि NCDM की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत की गई? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। संसद के किस समापन प्रस्ताव के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस की अनुमति दी जाती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, कंगारू समापन के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। औषध प्रतिरोधी यानी श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, नेफ्रिथोमाइसिन एंटीबायोटिक का विकास किया गया है। प्रश्न नंबर 4। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा करे? तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में L2 पॉइंट पर इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि EPZ कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प ई, ना तो इसको कोचीन में स्थापित किया, ना तो इसको मुंद्रा में, ना तो मोरमुगांव में। इन तीन में से कोई भी सही आंसर नहीं है। 4 में से कांडला में भी नहीं, तो ई विकल्प हमारा सही हो जाता है इसमें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। भारतीय वायुसेना में शामिल पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है विकल्प ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ना तो रुद्र है, ना ध्रुव है, ना चीता है, ना तेजस है। प्रश्न नंबर 7। किस प्रभाव के कारण नैनो कण का गलन ताप उसके आकार के घटने के साथ घट जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, सीबेक प्रभाव के कारण नैनो कण का जो गलन ताप उसके आकार के घटने के साथ घट जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परित्यक्त वस्तुओं को लाल श्रेणी के अंतर्गत संदूषित पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें देख लेते हैं। 1 नंबर में अंताशिरा ट्यूब और सेट, 2 नंबर में कैथेटर, 3 नंबर में यूरी बैग, 4 नंबर में बिना सुई वाली सिरिंज, 5 नंबर में है 4 नंबर में है बिना सुई वाली सिरिंज, 5 नंबर में प्रयुक्त सिरिंज की सुइयाँ, और 6 में है संदूषित कांच की शीशियाँ। तो इसमें 1, 2, 3, 4 ये है इसके संदर्भ में सही, इसको वर्गीकृत किया गया है, इसको लाल रंग की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है डी, इसमें हमारा सही होगा डी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्गीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को कौन सी रत्न श्रेणी प्रदान की गई? BSNL को कौन सी रत्न श्रेणी प्रदान की गई? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, BSNL को नवरत्न श्रेणी में रखा गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली को विकसित किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, कवच प्रणाली को विकसित किया गया है। 2 ट्रेनें आपस में टकराने से बच सकती हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गृह मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। 2 नंबर, इसका गठन 2006 में किया गया था, और 3 नंबर ए, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, इसमें जो पहला और दूसरा कथन सही है, बाकी तीसरा गलत है। ए विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG संख्या का उसके संबंधित लक्ष्य के साथ सही मिलान करता है? पहले में सतत विकास लक्ष्य 5 जलवायु कार्रवाई, दूसरे में सतत विकास लक्ष्य 2 लैंगिक समानता, तीसरा है सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चौथा है सतत विकास लक्ष्य 8 स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो इसका हमारा सही हो जाता है विकल्प सी, सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसमें इसका वर्णन किया गया, सतत विकास लक्ष्य 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
का वर्णन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर, सूची ए को सूची बी से 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आंसर को चुनना है। इधर मिसाइलों के नाम हैं और इधर प्रकार हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा, पहले का हमारा हो जाएगा 4। आकाश जो है सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, और दूसरे का हो जाएगा 3। ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और जो अस्त्र जो है दृश्य सीमा से परे वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। और हेलिना जो है वो टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। तो हमारा हो जाता पहले का 4, दूसरे का 3 और तीसरे का 1। तो हमारा डी विकल्प इसमें सही हो जाता है, डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। किसी निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, उत्प्रेषण रिट जारी की जाती किसी निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 2026 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 2026 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो होते हैं जैनिक सिनर। ए विकल्प हमारा सही हो जाता है 15 का। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उन्मूलन या न्यूनीकरण से संबंधित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, स्टॉकहोम सम्मेलन। विकल्प ए सही होता है 16 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, जो राजराज प्रथम है, इन्होंने तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 18। आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से जो 2030 लक्ष्य रखा गया के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब कथनों पर विचार करना है हमें, और कौन कौन से कथन सही है देख लेते हैं। कथन पहला है, ये 6 वैश्विक लक्ष्यों और कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा, यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैक बेहतर पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है। तीसरा है, इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है इसमें दूसरा वाला ये और तीसरा वाला सही है, इसलिए डी विकल्प सही होता है 18 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के साथ कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है? कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। पहले में है IMD सुनामी, CWC भूकंप, INCOIS सूखा। दूसरे में INCOIS बाढ़, CWC सुनामी, IMD भूकंप। तीसरे में IMD चक्रवात, CWC बाढ़, INCOIS सुनामी। चौथे में है CWC चक्रवात, IMD भूस्खलन और INCOIS भूकंप। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है जो विकल्प सी, ये सुमेलित है। IMD बराबर चक्रवात, CWC बराबर बाढ़, INCOIS बराबर सुनामी। तो सी वाला सही सुमेलित है, सी विकल्प हमारा सही हो जाता है 19 का। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में निम्नलिखित में से किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो आंग्ल मराठा युद्ध जो पहला था वो 1782 का किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, सालबाई की संधि के साथ समाप्त होता प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देखते हैं प्रश्न नंबर 21। इसमें हमें सूची दी गई है 2, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में स्थल है, सूची 2 में क्षेत्र हैं। तो जो लखन जो दारो तो क्षेत्र कहाँ है? सिंध में पड़ता है। निंदोबारी पड़ता है बलूचिस्तान में, और दालेवान पड़ता है पंजाब में, और कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा ये हो जाता है। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। इकोटोन शब्द का तात्पर्य क्या है? इकोटोन शब्द का तात्पर्य क्या है? विकल्प ए,
एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पारिस्थितिक स्थितियाँ अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं। विकल्प बी, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र पड़ोसी आवासों में फैलता है। विकल्प सी, एकल पारिस्थितिकी समुदाय द्वारा वर्चस्व वाला क्षेत्र। विकल्प डी, दो आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमणशील क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, दो आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमणशील क्षेत्र होता है इकोटोन। प्रश्न नंबर 23, कौन सी तकनीक रेडियो लेबल किए गए डीएनए संपरीक्षित का उपयोग करके एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पहचान करती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, सदर्न ब्लॉटिंग। प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं। द्वैध शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1858, पृथक निर्वाचन मंडल भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता भारत परिषद अधिनियम 1909 और द्विसदनीय विधायिका भारत परिषद अधिनियम 1919। तो इसका हमारा जो सही आंसर होता है वो होता है डी, द्विसदनीय विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत स्थापित की गई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंतर्गत भुला दिए जाने का अधिकार किसी व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है? तो इसका हमारा बी विकल्प सही हो जाता है, कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध करता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। देखते हैं प्रश्न नंबर 26, माजुली द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? विकल्प है मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और ई में है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। माजुली द्वीप जो स्थित है वो असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27, इसरो ने 2025 में श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश से अमेरिका के किस AST स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को प्रक्षेपित किया इसरो ने श्रीहरिकोटा से। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, PM आशा योजना के अंतर्गत दलहनों, तिलहनों और खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो इसमें हमारा सही आंसर जो होता है वो सी विकल्प होता है, मूल्य समर्थन योजना उत्तरदायी है PSS। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनोपज का स्वामित्व किस प्राधिकारी में निहित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, ग्राम सभा और पंचायत में निहित है। प्रश्न 30 नंबर, काला अजार जो भारत में उन्मूलन के लिए लक्षित एक परजीवी रोग है, लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है और डाट के काटने से मनुष्य में फैलता है। किसके काटने से मनुष्य में फैलता है? तो ये फैलता है सैंड फ्लाई के काटने से मनुष्य में फैलता है। सी विकल्प सही हो जाता है हमारा 30 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? भारत सरकार की जो पूंजीगत प्राप्ति इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, लाभांश आय भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 32, विनियामक अनुमोदन अनुज्ञप्ति और NBFC प्रमाण पत्रों के समर्पण को संसाधित करने के लिए RBI द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया इसके लिए। देखते प्रश्न नंबर 33, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, SDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 58(1) के अंतर्गत किया गया। कथन 2 है, केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए इस कोष का 70% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80% योगदान देती है। 3 है कथन, राज्य केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल न होने वाली स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष का 10% तक उपयोग कर सकते हैं। इसमें केवल 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, सी 1, 2 और 3 सही है और डी केवल 1 और 2 सही है। तो इसमें हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। यहाँ पर केवल तीसरा कथन सही है, राज्य केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल न होने वाली स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष का 10% तक
उपयोग कर सकते हैं। तो 33 का हमारा सही हो जाता है विकल्प ए। अब देखते हैं 34 नंबर, वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, वह कहलाता है प्राश्रितता अनुपात। बी विकल्प सही होता है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर सीमित समिति के लिए फिर से चुना गया? तो किसको चुना गया? प्रीति सरन को। प्रश्न नंबर 36, राखी पर्वत के पवनाभिमुख ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय फान पवन कौन सी है? स्थानीय फान पवन कौन सी है? तो ये हो जाती है विकल्प डी सही है, चिनूक। चिनूक फान पवन है। 36 का हमारा सही होता है डी। प्रश्न नंबर 37, सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के कार्यालय को जाना जाता है युगांतर आश्रम के नाम से। सी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कुक्कुटों में रानीखेत, जिसे न्यू कैसल रोग कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है पैरामिक्सोवायरस, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है हमारा 38 का। देखते हैं प्रश्न नंबर 39, न्याय सेतु एआई चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लेते हैं। ये एक वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल और बहुभाषी एआई संचालित कानूनी सहायक है। दूसरा नंबर, इसे न्याय विभाग के दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया। तीसरा, ये वास्तविक समय में बहुभाषा अनुवाद को सक्षम करने के लिए अनुवादनी प्रणाली का उपयोग करता है। ए विकल्प है 1 और 2 सही है। बी विकल्प है 1, 2 और 3 सही है। और सी विकल्प है 1 और 2 सही है। डी विकल्प 1 और 2 सही है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, 1, 2 और तीनों सही है। तीनों विकल्प कैसे हैं? तो तीनों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 40, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो चुने गए वो पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ए विकल्प हमारा सही हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 41, वर्ष 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, बितांग आदिपूर्णा सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को, इंडोनेशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत तब दर्ज की जा सकती है जब ध्वनि का स्तर निर्धारित परिवेशी ध्वनि मानक से कितना हो। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, 10 डेसिबल से या फिर इससे अधिक हो तब इसकी शिकायत की जा सकती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन में ऊर्जा रूपांतर को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है, फिर ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 45, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, CAF अधिनियम 2016 और CAF अधिनियम 2018 30 सितंबर 2018 को लागू हुए। दूसरा कथन कहता है राष्ट्रीय CAMPA के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों प्राधिकरणों के लिए एकल शासी निकाय है। तीसरा कहता है CAMPA कोष का उपयोग वनीकरण उद्देश्यों के लिए भूमि की खरीद के लिए किया जा सकता है। तो इसमें केवल हमारा पहला वाला सही है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है। केवल एक, 45 का सही होता है विकल्प ए। अब देख लेते हैं 46 नंबर प्रश्न। छियालीस से 50 तक एक विशेष तालिका दी है, तालिका से हमें निकालना है आंसर उनका।
संस्थान डी द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या में 20% की कमी की जाती है, जबकि प्रति उम्मीदवार शुल्क 25% की वृद्धि की जाती है। इन परिवर्तनों के बाद संस्थान डी द्वारा एकत्रित किया गया शुल्क कितना होगा? तो यहाँ पर हम इसको लगाकर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको हम सही आंसर बताते जाएंगे, आप उसको लगाकर चेक कर लीजिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। यहाँ पर दर्शा नहीं सकते, आप लगाकर चेक कीजिए, सी विकल्प इसका सही होगा। और 47 का हमारा सही हो जाता है विकल्प ए। 47 का ए सही हो जाएगा। और 48 का हमारा सही हो जाएगा ए। गणित के सवाल बिना लगाए इनको डिफाइन करना मुश्किल है, इसलिए हम आपको आंसर बता रहे हैं क्योंकि हमने चेक कर लिए हैं। और सभी 500 संस्थानों द्वारा कुल कितना शुल्क एकत्रित किया गया है? 49 नंबर सवाल है, इसका विकल्प डी सही हो जाता है। उसके बाद 50 नंबर में, तो 50 का हमारा सही हो जाता है विकल्प बी, 216 अनुपात 245। उसके बाद 51, और 51 में हमारा सही होगा विकल्प बी। 51 में बी सही होगा, 48,000। और 52 में हमारा सही है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये विकल्प सही होगा क्योंकि इसमें उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर है। और सही आंसर अगर हम बताएं तो इसका सही आंसर आएगा 4,000। 53 नंबर देखते हैं, सभी खेलों में कुल कितनी राशि खर्च हुई? तो 53 का हमारा सही हो जाता है विकल्प बी, 72,000। 54, कुल राशि का कितना भाग क्रिकेट पर खर्च किया गया? तो क्रिकेट पर खर्च किया गया है 4/9, सी विकल्प सही हो जाता है। 55 में देखते हैं, तो 55 का हमारा सही हो जाता है विकल्प सी, 11,000। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 56 का प्रश्न है, ओ तथा औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ तथा औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ, ओ दो तो कंठोष्टम। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ओ दो तो कंठोष्टम सूत्र के अंतर्गत ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य दो शब्दों के संबंध प्रकट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विकल्प सी सही होता है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं, वह पौधों को सींचता है, विंध्याचल प्राचीन है, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, प्रमाण में सा नहीं लगेगा, तो डी विकल्प हमारा सही हो जाता है 58 का। 58 का कौन सा सही होता है? तो डी विकल्प सही होता है, यही अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। 59 नंबर, जब कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देशित योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को एवं आम जनता तक पहुंचाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विज्ञप्ति। सरकार अपनी योजनाओं को अखबार के माध्यम से विज्ञप्ति से लोगों तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, वाक्य में कौन सा काल है? तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, तो यहाँ पे डी विकल्प सही होता है, हेतु हेतुमत काल है, हेतु हेतुमत भूतकाल। एक का परिणाम दूसरे पर आश्रित है। तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, जो परिणाम है तुमने पढ़ाई की होती उस पर आश्रित है, तो इसलिए हेतु हेतुमत भूतकाल है। तो 60 का हमारा सही हुआ डी। 61 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम हो जाता है उत्साह, इमली, अनाज, किसान, ये सब तद्भव हैं, उत्साह तत्सम। आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ है, क्या है आंधी के आम होना? तो सस्ती चीज़ें, आंधी में जब आम टूट जाते हैं तो सस्ते बिकते हैं बाजार में, तो आंधी के आम होना सस्ती चीज़ें। 63 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो दिन का दिवा होता है, बार होता है, बासर होता है,
पामर नहीं होता, तो बी विकल्प हमारा सही हो जाता है। बी 63 का सही होता है बी। 64 देखते हैं, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण, तो बी विकल्प सही होता है। 65 नंबर, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो क्षिति शुद्ध है, शारीरिक शुद्ध है, अहल्या भी शुद्ध है, अधीन भी शुद्ध है, तो इसमें सही हो जाएगा विकल्प ई। इनमें से कोई भी नहीं अशुद्ध है, सभी शुद्ध है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर, एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज की ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है। छपाई की गुणवत्ता का कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए, तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प सी, इकोनो मोड को चुना जाना चाहिए, तो गुणवत्ता सही आएगी और स्याही भी बचत होगी। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण से संबंध में सही है, तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है कोई भी नहीं। 68 नंबर, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या घटक का उपयोग किया गया था, तो पहले में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था और दूसरी श्रेणी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, तो विकल्प सी सही हो जाता है। 69 नंबर, MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें हमारा जो गलत है वो कथन हो जाता है सी, R1C1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट रो या कॉलम संख्याओं को वर्गाकार कोष्ठकों में रखा जाता है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेलेडी की विसंगति प्रदर्शित करता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। प्रश्न नंबर 71, आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने में हमेशा मदद करती है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 72, TCP/IP प्रोटोकॉल लेयर्स का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क और एक्सेस, तो ए वाला सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर, सामान्य कंप्यूटर एप्लीकेशन CAD का पूर्ण रूप क्या है। सामान्य कंप्यूटर एप्लीकेशन CAD का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही विकल्प होता है बी, कंप्यूटर एडिट डिजाइन। सी से कंप्यूटर, ए से एडिट, डी से डिजाइन, कंप्यूटर एडिट डिजाइन, बी विकल्प सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है और 3 वे हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ई, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 75, एक्स जो पहले जिसका नाम ट्विटर हुआ करता था पर कोड पोस्ट फीचर का उपयोग इसके लिए किया जाता था, किसके लिए किया जाता था, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, किसी दूसरे यूजर के पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रिपोस्ट करने के लिए कोड पोस्ट फीचर का उपयोग किया जाता था। अब तो उसका नाम एक्स हो गया, पहले ट्विटर हुआ करता था चिड़िया वाला। प्रश्न नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर अवधारणा है, उसके बाद विवरण है, तो इसमें देख लेते हैं। जो ए का है दूसरा हो जाएगा और बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाता है चौथा और एक डी का पहला, तो ए का दूसरा, सी का तीसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, तो हमारा डी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटरों के उपयोग में की जाने वाली सूचना की इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्यूबिट्स। 75 का हमारा
बी विकल्प 77 का बी विकल्प सही हो जाता है। क्वांटम कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली सूचना इकाई को क्यूबिट्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों का कौन सा युग्म क्रमशः 2004-2005 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्च मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, आरटीजीएस और नेफ्ट शुरू किया गया था, जिससे पैसा को ट्रांसफर किया जाता है। 79 प्रश्न नंबर, डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषक की पहचान और संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, निजी कुंजी के हस्ताक्षर के साथ हैशिंग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 80, एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेक बॉक्स और मुद्रित टेस्ट हो तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने और मुद्रित टेस्ट को अलग से डिजाइन करने के लिए किस डिवाइस के संयोग का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, OMR और OCR का उपयोग किया जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 81, उत्तर प्रदेश के बहराइच करीकोट गांव में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, शांति, समझ और समावेश क्षेत्र में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 82, जनवरी 2023 में वाराणसी से रवाना किए गए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज में से एक का नाम क्या है? तो इसमें एक का नाम क्या है? तो एवमी गंगा विलास, इसका नाम है एवमी गंगा विलास। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान बस्ती जिले का क्षेत्र अवध सूबे की किस सरकार का हिस्सा बना था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी, ये जौनपुर सरकार का हिस्सा बना था। प्रश्न नंबर 84, क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा जो अपनी उदात्त शैली और भावनात्मक तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि ने लिखा है? तो जो राम की शक्ति पूजा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित जिलों की सूची 1 और उसके संबंध में उत्पाद सूची 2 में है, सुमेलित कीजिए, सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर को चुनिए। तो देख लेते हैं, जो बदायूं में है जरी जरदोजी, अयोध्या का गुड़ फेमस है और बलिया का बिंदी या टिकुली फेमस है, बांदा का सजर पत्थर शिल्प फेमस है। तो पहला बिल्कुल मिलान किए हुए हैं, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो किसमें है? पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाता है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 86 नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थित इको पर्यटन गंतव्य चूका बीच निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? चूका बीच जो है वो किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो ये है दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है चूका बीच, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक हैं बाबू श्री प्रसाद गुप्त, डी विकल्प हमारा सही होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक समग्र शिक्षा योजना में विलीन नहीं किया गया? किसको विलीन नहीं किया गया? ए सर्व शिक्षा अभियान, बी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सी टीचर एजुकेशन शिक्षा, डी माध्याह्न भोजन योजना। तो जो डी हमारा सही हो जाता है, माध्याह्न भोजन योजना को समग्र शिक्षा योजना में विलीन नहीं किया गया। तो 88 का सही होता है डी विकल्प। ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया है, ये विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया है? चित्रकूट को रामगिरी किस कृति में कहा गया है? तो मेघदूतम में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया, सी विकल्प हमारा सही हो जाता है 90 का। 91 नंबर देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के साथ सहयोग किया है? तो किसने सहयोग किया है? तो इसका हमारा सही होता है विकल्प बी, विश्व बैंक ने
संयोग किया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 93 नंबर, गुप्त शासन के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय हुआ? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, मौखरी राजवंश का उदय हुआ गुप्त वंश के पतन के बाद। प्रश्न नंबर 94, उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित में से क्या वितरित किया गया? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र वितरित किया गया किसानों को। प्रश्न नंबर 95, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट यानी कि बाब-ए हुमायूं की स्थापत्य कला से प्रेरित है? तो यह रूमी दरवाजा, बी विकल्प सही हो जाता 95 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 96, उत्तर प्रदेश के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये शुरू की गई जल पखवाड़ा, बी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 97, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जिले में निम्नलिखित में से किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं देवी पाटन मंडल के अंतर्गत, डी विकल्प यहाँ पे सही होता है हमारा 97 का। जो बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती ये देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 98, पुरस्कार की सूची है और क्षेत्र की सूची है, किसको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, सुमेलित करके देख लेते हैं। जो आशुतोष शर्मा है इनको चिकित्सा में पुरस्कार मिला था, और सोनिया नित्यानंद जो हैं इनको साहित्य और शिक्षा में, और हृदय नारायण जो हैं इनको सार्वजनिक मामलों में, और श्री नारायण जो हैं इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग में दिया गया था। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, बी का पहला और सी का दूसरा, तो इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दुग्ध मिशन का हिस्सा नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जो कामधेनु डेयरी योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन का हिस्सा नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना हिस्सा है, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना भी हिस्सा है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी इसका हिस्सा है, कामधेनु डेयरी योजना इसका हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 100, आखिरी प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई रूप से उकार बहुला के रूप में वर्गीकृत किया गया, क्योंकि इसमें उ ध्वनि पर समाप्त होने वाले शब्दों का व्याकरणिक प्रयोग प्रमुखता से होता है? तो इसका नाम होता है बुंदेली। बुंदेली में ऊ ज़्यादा लगता है, से बैठे हो, सुने हो, लिखे हो, पढ़े हो, इस प्रकार से बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।